बिस्मिल्लाह, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटी। आज की जो क्लास है हर उस एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल है, बेनिफिशियल है जिस किसी एग्ज़ाम में भी इंडियन पॉलिटी पूछी जाती हो। ओके, प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि किस तरह इंडिया ने, हिंदुस्तान ने शाही रियासतों को, प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया में जोड़ा था। ओके, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि जूनागढ़ को इंडिया में रेफरेंडम के ज़रिए मिलाया गया और इसी तरह से ये जो जम्मू एंड कश्मीर था इसे आके इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन एक मुआहिदे के तहत इंडिया में जोड़ा गया था। और इसी तरह से ये जो हैदराबाद था, हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के ज़रिए इंडिया में मिलाया गया था। ओके, प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया में मिलाने के बाद, शाही रियासतों को इंडिया में जोड़ने के बाद इंडिया की ज़िम्मेदारी थी कि ये जो जितने भी स्टेट्स थे उस वक्त के दौर में उन्हें आके सजाया जाए, उन्हें आके एक तरतीब दी जाए। ओके, और ये जो रियासतों को तरतीब देने का काम था इतना आसान नहीं था, क्योंकि उस वक्त ना ही इंडिया के पास, हिंदुस्तान के पास कोई कॉन्स्टिट्यूशन था, ना ही इंडिया के पास कोई गवर्नमेंट थी। मैं बात कर रहा हूँ उस दौर की, उस पीरियड की जिसमें इंडिया को आज़ादी तो मिल गई थी लेकिन इंडिया के पास ना ही अपना कोई कॉन्स्टिट्यूशन था, ना ही इंडिया के पास कोई सरकार थी। ओके, और ये दौर था 15 अगस्त 1947 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक। ओके, देखो इंडिया तो आज़ाद हो गया था लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शन भी थे। देखो, अगर आप इसे समझना चाहे तो यूँ भी समझ सकते हो कि आपकी सरकारी नौकरी तो लग गई है, आपकी जॉब तो लग गई है, लेकिन फिर भी आपको आके काम करने का मौका नहीं दिया जा रहा है। ऐसा क्यों है बोले तो आपको पहले ट्रेनिंग दी जाएगी, आपको पहले बताया जाएगा कि किस तरह काम किया जाता है, उसके बाद ही आपको आके नौकरी में बिठाया जाएगा। ओके, बिल्कुल इसी तरह से ये जो दौर था, ये दौर में आके ना ही इंडिया के पास कोई कॉन्स्टिट्यूशन था, ना ही इंडिया के पास कोई सरकार थी। तो पहले आके इंडिया को सिखाना था, इंडिया को बताना था कि किस तरह कोई भी देश को चलाया जाता है, किस तरह कोई भी देश को संभाला जाता है। तो यही ट्रेनिंग आके ये जो ब्रिटिशर्स थे इंडिया को दे रहे थे उस वक्त। ओके, उस वक्त इंडिया और यूके के कंबाइंड राजा कौन थे बोले तो जॉर्ज सिक्स थे। ओके, और जब इंडिया को आज़ादी मिली थी उस वक्त ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कौन थे बोले तो क्लाइमेट अटली थे। ओके, देखो बहुत सारे लोगों को अभी भी कन्फ्यूजन है। चलो भैया पहले उनकी कन्फ्यूजन दूर करते हैं, थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ लेते हैं। देखो, जैसे ही इंडिया में 1946 में कैबिनेट मिशन आता है, इसमें आके 3 लोग आते हैं। ओके, कौन कौन बोले तो क्रिप्स, अलेक्जेंडर और लॉरेंस। और लॉरेंस जो था, ये जो कैबिनेट मिशन था इसका हेड था। ओके, देखो ये जो कैबिनेट मिशन था इसके आने के पीछे क्या रीज़न था बोले तो इंडिया ने आके, हिंदुस्तान ने आके सेकेंड वर्ल्ड वार में आके अपने इंडियंस को भेजा था ब्रिटेन की तरफ से लड़ने के लिए। ओके, तो हिंदुस्तान ने आके सेकेंड वर्ल्ड वार में ब्रिटेन की मदद की थी और बदले में ये उन्होंने वादा किया था कि जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हो जाएगा हम आके, मतलब ब्रिटिशर्स आके हिंदुस्तान को आज़ादी दे देंगे। ओके, तो वादे के मुताबिक ब्रिटिशर्स ने वर्ल्ड वार टू ख़त्म होने के बाद ये कैबिनेट मिशन भेजा था। ओके, कैबिनेट मिशन था, इसमें मेनली आके 2 बातें बताई गई थी। एक आके इंडिया से ये कहा गया था कि आप आके एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ। ओके, और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए इंडिया को एक टेम्पररी गवर्नमेंट बनाने की इजाज़त दी थी इस कैबिनेट मिशन में। ओके, और इसे ही आके इंटरिम गवर्नमेंट कहा जाता है। ओके, इसमें आके इनडायरेक्ट इलेक्शन हुए थे और इसमें पीएम कौन बने थे बोले तो पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे। और उस वक्त आके होम मिनिस्टर किसे बनाया गया था बोले तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। और फाइनेंस मिनिस्टर आके लियाकत अली खान को बनाया गया था। ओके, जैसे ही इंडिया और पाकिस्तान 1947 में डिवाइड हो जाते हैं, ये जो इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर थे लियाकत अली खान, वो आके पाकिस्तान चले जाते हैं और वहाँ के आके पहले प्राइम मिनिस्टर, पहले वज़ीर आज़म बन जाते हैं ये लियाकत अली खान। ओके, तो पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म कौन थे बोले तो लियाकत अली खान थे। ओके, तो जैसे ही इंडिया पाकिस्तान डिवाइड हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, तो तकरीबन ये जो इंटरिम गवर्नमेंट थी ये भी ख़त्म हो जाती है। लेकिन ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम था अभी भी जारी था, तो इसीलिए आगे ये जो लोग थे इसे ही कंटिन्यू कर रहे थे। ओके, तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कब बनता है बोले तो 26 नवंबर 1949 को बनता है और 26 नवंबर को ही आके हम कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं। ओके, और इसी तरह से ये जो 26 जनवरी है इसका क्या इंपॉर्टेंस है बोले तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये आके इस दिन आके इन्फोर्स किया गया था। ओके, 26 नवंबर 1950 को ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था ये आके इन्फोर्स किया गया था, या के अमल में लाया गया था और इसीलिए आके इसे रिपब्लिक डे भी कहा जाता है। ओके, देखो इंडिया में फर्स्ट जनरल इलेक्शन कब हुए थे बोले तो अक्टूबर 1951 को हुए थे और इसका रिज़ल्ट कब आया बोले तो
फरवरी 1952 को आया था। ओके, तो पहला सरकार या फिर पहली गवर्नमेंट कब बनी थी बोले तो 1952 को बनी थी। और फर्स्ट पीएम कौन बने थे बोले तो जवाहरलाल नेहरू बने थे। और फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन बने थे बोले तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। ओके, देखो अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है और आप आगे इस तरह की वीडियोस और चाहते हैं तो आपको करना क्या है, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या, अकाल का धमाके लाकर से ठोक लीजिए। 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4,000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं और आपको अभी कोई डाउट नहीं है। ओके, तो जैसे ही इंडिया को 1947 में आज़ादी मिलती है तो उस वक्त आके ये जो रियासतें उस वक्त मौजूद थीं उन्हें आके सजाना, उन्हें आके तरतीब देना थोड़ा सा मुश्किल काम हो गया था। ओके, और उस वक्त आके इंडिया के हर कोने से डिमांड आ रही थी कि हमें आके एक अलग स्टेट चाहिए, हमें आके एक सेपरेट स्टेट चाहिए हमारी लैंग्वेज के बेस पर, हमारी ज़बान के बेस पर। ओके, पहला डिमांड जो है कि हमें एक सेपरेट स्टेट चाहिए ज़बान के, लैंग्वेज के आधार पर। ये आके नॉर्थ ईस्ट से आता है। देखो यहाँ पर पहले आके कुकली लैंड से जो कि मणिपुर में है, उसके बाद आके कोंगू नाडू जो कि तमिलनाडु में है, और उसके बाद आके कटमापुर जो कि नॉर्थ बंगाल में है, और इसी तरह से तुलुनाडु जो कि कर्नाटका में है। यहाँ सबसे आके डिमांड आने लगी, आवाज़ें आने लगी कि हमें आके एक सेपरेट स्टेट चाहिए लैंग्वेज की बेस पर, ज़बान की बेस पर। ओके, तो ये सारे डिमांड्स को मद्देनज़र रखते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक कमेटी बिठाई जिसे आके यस के धर कमीशन भी कहा जाता है। ओके, इसके धर कमीशन है या कि किस लिए बिठाई गई थी बोले तो या कि इस बात की जांच करने के लिए बिठाई गई थी कि इंडिया में, हिंदुस्तान में लैंग्वेज के आधार पर, ज़बान के आधार पर स्टेटों को, रियासतों को डिवाइड कर सकते हैं या नहीं, इस बात की जांच करने के लिए ये इसके धर कमीशन आके बिठाई गई थी। और ये कब बिठाई गई थी बोले तो 17 जून 1948 को बिठाई गई थी। और इसने रिपोर्ट कब सबमिट किया था बोले तो 10 दिसंबर 1948 को इसने रिपोर्ट सबमिट किया था। देखो इसमें जो इसके धर है यह आके एक रिटायर्ड जज थे इलाहाबाद हाई कोर्ट के। ओके, और ये जो कमीशन है इसने क्या बोला है बोले तो, क्या रिपोर्ट सबमिट की है बोले तो, लैंग्वेज की बुनियाद पर, ज़बान की बुनियाद पर स्टेटों को, रियासतों को डिवाइड करना, अलग करना ये सही नहीं है बोल के इसने आके ये रिपोर्ट में बताया गया। ओके, इस रिपोर्ट के रिज़ल्ट के बाद फिर से लोग आके वापस पहले की तरह आ गए और पहले की तरह आके स्टेट की डिमांड करने लगे कि हमें अलग स्टेट चाहिए ही चाहिए। ओके, फिर होना क्या था, ये जो इसके धर कमीशन की रिपोर्ट थी इसको री एग्ज़ामिन करने के लिए फिर से एक और कमेटी बिठाई गई जिसका नाम था JVP कमीशन। ओके, और इसमें JVP मतलब क्या है बोले तो, जे मतलब जवाहरलाल नेहरू है, वी मतलब वल्लभ भाई पटेल है, और पी मतलब पट्टाभी सीतारामैया है। ओके, और इसके चेयरमैन कौन थे बोले तो पट्टाभी सीतारामैया थे। ओके, और ये कब बिठाई गई थी बोले तो दिसंबर 1948 को बिठाई गई। और इसने रिपोर्ट कब सबमिट की थी बोले तो अप्रैल 1949 को इन्होंने रिपोर्ट सबमिट की थी। ओके, और ये जो JVP कमीशन थी इन्होंने भी वही बताया जो आके इसके इधर कमीशन ने बताया। ओके, लैंग्वेज की बुनियाद पर, ज़बान की बुनियाद पर रियासतों को डिवाइड करना ये सही तरीका नहीं है बोल के इन्होंने भी बोल दिया। ओके, उसके बाद होना क्या था, एक साल बाद आके इंडिया को आके कंप्लीट फ्रीडम मिल गई, कंप्लीट आज़ादी मिल गई और इंडिया ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया। ओके, और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में 4 तरह के स्टेटों को, रियासतों को जगह दी गई। ओके, वो कौन कौन से हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी के नाम से। ओके, पार्ट ए में 9 रियासतें थीं, पार्ट बी में 9 रियासतें थीं और पार्ट सी में 10 रियासतें थीं और पार्ट डी में सिर्फ एक ही रियासत थी। ओके, पार्ट ए में ब्रिटिशर्स को रखा गया, पार्ट बी में आके प्रिंसली स्टेट्स को रखा गया मतलब शाही रियासतों को रखा गया, और पार्ट सी में आके कमिश्नरी स्टेट्स को रखा गया, और पार्ट डी में आके सिर्फ एक ही स्टेट अंडमान एंड निकोबार को रखा गया। ओके, देखो ये जो डिवीज़न थी ABCD, ये डिवीज़न आके एक बंदे को बिल्कुल पसंद नहीं आई और उसका नाम क्या है बोले तो पोट्टी श्री रामुलु है। ओके, इस बंदे का नाम है पोट्टी श्री रामुलु। इसे आके फादर ऑफ आंध्र प्रदेश भी कहा जाता है। ओके, इसकी पैदाइश आके नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से विलेज में होती है और वो कब होती है बोले तो 16 मार्च 1901 को आके इसकी पैदाइश होती है। ओके, ये जो बंदा था या कि गांधी जी से बहुत ज़्यादा मुतासिर था। जैसे ही इसकी वाइफ की वफ़ात हो जाती है ये बंदा आके गांधी जी के साबरमती आश्रम आके निकल पड़ता है और वहाँ आके गांधी जी के साथ आके ये रहने लगता है। ओके, और साबरमती आश्रम जाके इसकी दोस्ती आके गांधी जी के साथ हो जाती है और गांधी जी भी आके इसकी तारीफ़ में आके बहुत चीज़ें कहते हैं। गांधी जी ने इसकी तारीफ़ में एक बात कही थी कि अगर मेरे पास ये पोट्टी श्री रामुलु जैसे 11 और फॉलोअर्स रहते तो मुझे मतलब हिंदुस्तान को आज़ादी 1 साल के अंदर अंदर मिल जाती। ओके,
और ये जो पोट्टी श्रीरामुलु था गांधी जी के उसूलों से, प्रिंसिपल से बहुत ज़्यादा मुतासिर था और इसने आगे गांधी जी के साथ मिलकर बहुत सारे मूवमेंट्स में, बहुत सारी तहरीकों में हिस्सा भी लिया है। ओके, एक का नाम है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, दूसरे का नाम है साल्ट सत्याग्रह, तीसरे का नाम है क्विट इंडिया मूवमेंट और चौथे का नाम है इंडिपेंडेंस मूवमेंट। ओके, तो ये जो ABCD स्टेट्सों का, रियासतों का डिवीज़न था, इस बंदे को मतलब पोट्टी श्रीरामुलु को पसंद नहीं आया क्योंकि इसमें आके आंध्रा को जगह नहीं दी गई थी, मतलब आंध्रा को सेपरेट नहीं किया गया था। ओके, फिर होना क्या था, इस बंदे का BP चढ़ गया, इस बंदे को गुस्सा आ गया। लेकिन ये जो बंदा था यह कि गांधी जी के उसूलों को फॉलो कर रहा था, उन्हें आके अमल कर रहा था, तो इसलिए आके इसने आके ज़्यादा कुछ नहीं किया, जाकर आके हंगर स्ट्राइक पर बैठ गया, जाके आके भूख हड़ताल शुरू कर दी। ओके, और ये जो भूख हड़ताल है ये इसने कब शुरू की थी बोले तो 19 अक्टूबर 1952 को शुरू की थी और इसके 58 डेज़ बाद आके इसकी वफ़ात हो जाती है, ये बंदा गुजर जाता है। ओके, तो ये जो बंदा था आंध्रा स्टेट के लिए अपनी जान कुर्बान दे देता है, इसीलिए इसे आके फादर ऑफ आंध्र प्रदेश भी कहा जाता है और एक और नाम इसे आके अमरजीवी भी कहा जाता है। ओके, अमरजीवी मतलब जो कभी भी नहीं मरने वाला। ओके, तो जैसे ही इसकी वफ़ात हो जाती है आंध्रा स्टेट में, जो कि मद्रास से मिलकर था पहले, वहाँ पर आके वायलेंस शुरू हो जाता है, वहाँ पर आके दंगे फसाद शुरू हो जाते हैं और उस वक्त आके हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म, हिंदुस्तान के PM आके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ओके, इन दंगे फसाद को रोकने के लिए, इन वायलेंस को रोकने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक सेपरेट स्टेट की फॉर्मेशन कर दी जिसका नाम था आंध्रा स्टेट। ओके, तो आंध्रा स्टेट का फॉर्मेशन आके 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था और इसका कैपिटल आके कर्नूल को रखा गया था। ओके, फिर होना क्या था, हर जगह से आके डिमांड आने लगी कि हमें भी अलग स्टेट चाहिए, हमारा भी स्टेट आके आप अलग कर दीजिए। ओके, तो हर जगह से डिमांड आने के बाद नेहरू ने आके 22 दिसंबर 1953 को एक अनाउंसमेंट कर दी कि हम आके ऐसे ही कोई भी स्टेट नहीं बनाएंगे, हम आके पहले आके एक कमेटी डालेंगे और वो कमेटी का नाम क्या था, उस कमेटी का नाम था फजल अली कमीशन। और ये जो फजल अली कमीशन थी दिसंबर 1953 को बनाई गई और इसमें कितने लोग थे बोले तो 3 लोग थे, एक आके फजल अली थे, दूसरे आके KM पानीकर थे और तीसरे आके HN कुंजरू थे। ओके, और इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब सबमिट की थी बोले तो सितंबर 1955 को इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी। ओके, और इसमें क्या बताया गया था बोले तो लैंग्वेजेस की बुनियाद पर हिंदुस्तान की रियासतों को डिवाइड किया जा सकता है, ये बात आके फजल अली कमीशन में बताई गई थी। ओके, इसीलिए इस कमीशन को स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन भी कहा जाता है। ओके, देखो ये जो फजल अली कमीशन थी इन्होंने रिपोर्ट तो सबमिट की थी सितंबर 1955 में, लेकिन आके ये ऑफिशियली आके कब जाके अप्रूव होने वाला था बोले तो 1956 में। ओके, 1956 में आके एक अमेंडमेंट किया गया, एक सुधार किया गया इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में और वो आके कितनावा सुधार था बोले तो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ओके, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत आके ये जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है इसे आके पास किया गया। ओके, देखो जैसे ही ये एक्ट पास होता है 31 अगस्त 1956 को ये जो पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C, पार्ट D ये जो स्टेट थे इन्हें भी आके तकरीबन ख़त्म कर दिया गया। ओके, पार्ट A को चेंज कर दिया गया स्टेट्स में, पार्ट B को चेंज कर दिया गया यूनियन टेरिटरीज़ में और पार्ट C को ख़त्म कर दिया गया। और जो पार्ट D में आके एक अंडमान एंड निकोबार जो स्टेट था उसे भी आके यूनियन टेरिटरीज़ में आके कन्वर्ट कर दिया गया। और ये जो यूनियन टेरिटरी नाम है ये आके पहली बार आके ये जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था इसी में लाया गया। ओके, हमारे इंडिया के ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये वर्ड नहीं था। ओके, और इसी तरह से उस वक्त का प्रिंसली स्टेट, उस वक्त का शाही रियासत था हैदराबाद जो कि पार्ट B में रखा गया था, उसे आके आंध्रा स्टेट के साथ मिला दिया गया, उसे आके आंध्रा स्टेट के साथ मर्ज कर दिया गया और एक नए स्टेट का फॉर्मेशन किया गया जिसका नाम था आंध्र प्रदेश। ओके, आंध्र प्रदेश अलग है, आंध्रा स्टेट अलग है। ओके, देखो दोनों में डिफरेंस है, याद रख लेना। आंध्र प्रदेश आके किसे बोलते हैं बोले तो हैदराबाद को या फिर तेलंगाना प्लस आंध्रा स्टेट को मिलाकर आंध्र प्रदेश बनाया गया था। ओके, लेकिन ये जो आंध्रा स्टेट था जब 1953 में जल्दबाजी में बनाया गया था उसमें आके सिर्फ आके रायलसीमा और कोस्टल आंध्रा के डिस्ट्रिक्ट ही थे, उसमें आके ना ही विजयनगरम था ना ही उसमें प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट था। ओके, तो हैदराबाद प्लस आंध्रा स्टेट को मिलाकर बनाया गया आंध्र प्रदेश। ओके, तो इस तरह से आंध्र प्रदेश का फॉर्मेशन हुआ 1 नवंबर 1956 को। ओके, तो जैसे ही ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को पास कर दिया गया और उस वक्त आके 1 नवंबर 1956 को इंडिया में आके कुल कितने स्टेट्स थे बोले तो 14 स्टेट्स थे, 14 स्टेट्स थे और 6 आके यूनियन टेरिटरीज़ थी। ओके, 14 रियासतें थीं और आके 6 यूनियन टेरिटरीज़ थीं। कब? 1 नवंबर 1956 को। ओके, देखो अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है और आप आके इस तरह की वीडियोस और चाहते हैं तो आपको करना क्या है, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। कल का से ठोक लीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4,000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ।